Please like and subscribe my channel Josna Classes. हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रतिष्ठित सिद्धांत जो कि एडम स्मिथ ने दिया है के बारे में बताऊंगी। ठीक है, यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सर्वाधिक प्राचीन सिद्धांत है। मतलब सबसे पहले सिद्धांत बना होगा यह, मतलब सब इससे पहले कोई सिद्धांत नहीं था, कहने का मतलब ये है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रतिष्ठित सिद्धांत क्या है? एक विशुद्ध सिद्धांत भी कहलाता है। ठीक है, व्यापार का विशुद्ध सिद्धांत भी कहलाता है। एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन, आपको पता है उनकी सबसे फेमस पुस्तक है राष्ट्रों की संपदा, इसका हिंदी वर्जन है, ठीक है, में मर्केंटलिस्ट व्यापार नीतियों का खंडन किया है। ठीक है, इन्होंने क्या करा है? व्यापार नीतियों का खंडन किया इसमें, जितनी भी व्यापार नीतियां थी, और उन्होंने एक नया सिद्धांत ये वाला बनाया। ठीक है, स्मिथ का व्यापार सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय श्रम विभाजन पर आधारित है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम विभाजन पर आधारित है क्योंकि कोई भी देश उन वस्तुओं का निर्माण करेगा और निर्यात करेगा जिनके बनाने में सर्वाधिक बचत होगी। मतलब कोई देश उन्हीं चीज़ों का निर्यात करेगा जो कम कीमत पर बना सकता है। ठीक है, वही तो बेचेगा। जो ज़्यादा कीमत पर बनाएगा वो थोड़ी ना बेचेगा। ठीक है, इससे सभी राष्ट्रों को लाभ पहुंचेगा और उत्पादन में वृद्धि होगी। मतलब जिस देश में जिस चीज़ की स्पेशलाइजेशन है, मतलब जो उसमें अच्छा है, वही उसी चीज़ का निर्यात करेगा। ठीक है, अतः राष्ट्रों की मुक्त व्यापार नीति का अनुसरण करना चाहिए। ठीक है, राष्ट्रों को मुक्त व्यापार नीति का क्या करना चाहिए? अनुसरण करना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार द्वारा कोई देश अपने अतिरिक्त वस्तुओं का निर्यात करके उनके बदले अधिक और आवश्यक वस्तुओं का आयात कर सकता है। ठीक है, जो उसके पास एक्स्ट्रा चीज़ है, ज़्यादा उत्पादन कर रहा है, जिसका अपनी देश की खपत से ज़्यादा, उसको बेच के अपने देश की जो चीज़ें नहीं उत्पादित कर सकता उनको खरीद लेते हैं। ठीक है, प्रोफेसर एडम स्मिथ का तर्क था कि श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण केवल एक देश के उद्योगों के लिए ही उपयोगी सिद्ध नहीं होते, बल्कि विश्व के सभी देशों के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण क्या है? समान रूप से उपयोगी है। अब आप बताइए क्या कहते हैं विशिष्टीकरण का क्या मतलब हुआ? कि मतलब जो देश किसी चीज़ को बनाने में सबसे कम लागत लगे, जैसे 3-4 देश ले लो आप, उनमें जिस देश में सबसे कम लागत पे जो चीज़ उत्पादित होगी वो उस देश क्या हो जाएगा? उसके लिए, उस वस्तु के लिए विशिष्टीकरण हो जाएगा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का कारण लागतों का पूर्ण या निरपेक्ष अंतर है। उन्होंने क्या बताया कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का कारण क्या होता है? लागतों का पूर्ण या निरपेक्ष अंतर। अब ये क्या होता है देख लेते हैं। एडम स्मिथ के अनुसार दो देशों में व्यापार उस स्थिति में होता है यदि उनमें एक देश को एक वस्तु के उत्पादन में निरपेक्ष लाभ हो, ठीक है, सीधा लाभ हो, तथा दूसरे देश को उस वस्तु के उत्पादन में निरपेक्ष लाभ है। मतलब एक देश जो है वो उसको उत्पाद करके लाभ कमा सकता है। ठीक है, दूसरा देश मतलब क्या कहते हैं निरपेक्ष लाभ है। ठीक है, दूसरे देश को उतना लाभ प्राप्त नहीं हुआ कि एक देश दो वस्तुओं में से किसी एक वस्तु को दूसरे देश की तुलना में निरपेक्ष रूप से कम लागत पर उत्पादित कर सकता है। ठीक है, कहने का मतलब आप भारत और अमेरिका में ले लो। अगर भारत में जो चीज़ कम लागत पे बन सकती है और अमेरिका में उसकी लागत ज़्यादा लग रही है, तो अमेरिका क्या करेगा? भारत से आयात करेगा। ठीक है, जो चीज़ अमेरिका में कम लागत पे बन रही है उस चीज़ को भारत अपने देश में आयात करेगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे भारत में वो चीज़ बहुत महंगी बनाई जा रही है। ठीक है, तो ये होता है निरपेक्ष लागत रूप से, मतलब लाभ प्राप्त होता है। ठीक है, डायरेक्ट लाभ प्राप्त होना। ठीक है, इसका आशय क्या है? देखिए, कभी कभी किसी देश को किसी वस्तु के उत्पादन में विशेष सुविधाएं उपलब्ध हो जाती हैं। यह सुविधाएं अच्छी जलवायु, अच्छी भूमि, खनिज और शक्ति के साधनों के अधिक उपलब्धि, जल की प्रचुरता अथवा अन्य प्रकार की हो सकती है। मतलब कोई भी प्राकृतिक सुविधा है जिस वजह से वह किसी भी चीज़ में स्पेशलाइजेशन प्राप्त कर सकता है, मतलब विशिष्टीकरण प्राप्त कर सकता है। इन सुविधाओं के कारण यह देश की अपेक्षा कम लागत पर उत्पादन कर सकता है, तो इसे पूर्ण या निरपेक्ष अंतर कहते हैं। ठीक है, जैसे एक देश और दूसरे देशों में जो भी मतलब लागत का अंतर होगा जितना भी, उसी को क्या कहते हैं? निरपेक्ष अंतर। ठीक है, इसी पे ये पूरा सिद्धांत बेस्ड है। ठीक है, इसलिए मैंने आपको इसका डिस्क्रिप्शन दे दिया। अब हम देखते हैं एक उदाहरण के द्वारा इसको समझते हैं कि सिद्धांत क्या है। देखिए, हमने दो देश लिए, एक अमेरिका और एक ब्राजील। ठीक है, मान लीजिए कि अमेरिका में जो प्रति इकाई शराब का उत्पादन हो रहा है, ठीक है, वह 10 रुपए में हो रहा है। ठीक है, एक इकाई का उत्पादन, कपड़े का उत्पादन 20 रुपए में हो रहा है। ठीक है, तो यानी हो गया 10:20 का। अर्थात कहने का मतलब है एक इकाई शराब बराबर आधा इकाई कपड़ा।
मतलब वह 1 इकाई शराब का उत्पादन करेगा तब उस मूल्य पे उसको आधा इकाई कपड़ा उत्पादित कर पाएगा, ठीक है। ब्राजील में क्या हो रहा है, 20 रुपए मिल रहा है, मतलब 20 ये शराब की जो 1 इकाई है उसका उत्पादन के लिए उसे 20 रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं और कपड़े के लिए 10 रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है इसके अनुपात क्या होगा, 20:10। अच्छा, अर्थात मतलब ब्राजील 1 इकाई शराब उत्पादन करेगा तो उसी के बराबर मूल्य मतलब में 2 इकाई कपड़ा प्राप्त होगा उसको, ठीक है। ऐसा अंतर है इनमें, अमेरिका और इसमें। आप समझ रहे हो, इसकी 1 इकाई में आधा इकाई कपड़ा मिलेगा और इसकी 1 इकाई शराब में 2 इकाई, मतलब कपड़ा इसमें ज्यादा मिलेगा अच्छे से और इसमें शराब, ठीक है। दोनों का अंतर है ये। तो इसी को हम समझते हैं, अमेरिका को ब्राजील के अपेक्षा शराब के उत्पादन में अधिक निरपेक्ष लाभ की सुविधा प्राप्त हो रही है, ठीक है। अमेरिका को क्या मतलब ब्राजील से ज्यादा शराब में फायदा है, ठीक है, और ब्राजील को किसमें फायदा है, कपड़े में, ठीक है। इसी प्रकार ब्राजील को अमेरिका की अपेक्षा कपड़े के उत्पादन में अधिक निरपेक्ष सुविधा, निरपेक्ष सुविधा का मतलब वही हुआ जो मैंने आपको समझाया साधारण लैंग्वेज में, ठीक है, अधिक लाभ। अमेरिका में शराब की 1 इकाई उत्पन्न करने में 10 श्रम शक्तियों का व्यय होता है, परंतु कपड़े की 1 इकाई उत्पन्न करने में 20 श्रम शक्तियां लगती हैं, ठीक है। अतः अमेरिका में 1 इकाई शराब बराबर आधा इकाई कपड़ा, ठीक है, जो मैंने आपको ऊपर टेबल में बताया, ठीक है। ऐसा ही ब्राजील में क्या होगा, 1 इकाई शराब बराबर 2 इकाई कपड़ा, ठीक है। अगर ये लोग क्या करते हैं, पृथक पृथक उत्पादन करेंगे, जैसे अपने देश में ही करते रहेंगे इस चीज का उत्पादन, तो उनको कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा। लेकिन यदि अमेरिका क्या कहते हैं, अमेरिका केवल शराब बनाए, ठीक है, और ब्राजील केवल कपड़ा बनाए, तो अमेरिका जो है वो ब्राजील से कपड़े का आयात कर ले और ब्राजील अमेरिका से शराब का आयात कर ले, तो दोनों को अधिक लाभ प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। यही मतलब हमारा निरपेक्ष लाभ है, जो मैं आपको इस सिद्धांत का मतलब यही उद्देश्य है, ठीक है। यदि संपूर्ण उत्पादन को ध्यान दिया जाए तब भी दोनों देशों के लिए एक ही वस्तु के उत्पादन में विशिष्टता प्राप्त करना लाभदायक होगा, ठीक है। ये वही समझाया गया, ठीक है। 1 इकाई शराब बराबर 1 इकाई कपड़ा, तो इनको 30 श्रमिक लगाने पड़ रहे हैं, और ब्राजील 1 इकाई शराब और 1 इकाई कपड़ा कर रहा है तो 30 श्रमिक लगाने पड़ रहे हैं, ठीक है। जब दोनों चीजों का उत्पादन कर रहा है वो, तो टोटल कितने श्रमिक लगाने पड़ रहे हैं, उन्हें 60। अगर अमेरिका 2 इकाई कपड़े का उत्पादन करे तो उसको 20 श्रमिक लगाने पड़ेंगे, और ब्राजील 2 इकाई कपड़े का उत्पादन मतलब अमेरिका केवल शराब में व्यय करे और ब्राजील केवल कपड़े में, तो 20-20 श्रमिक में इनका काम चल जाएगा, यानी टोटल इनको श्रमिक 40 ही होंगे, ठीक है। पहले क्या हो रहा था, टोटल 60, अब क्या हो रहा है, टोटल 40। तो देखिए श्रमिक शक्ति में भी कमी आ रही है, ठीक है, मतलब कम श्रमिकों में ज्यादा उत्पादन, ठीक है, कम श्रमिकों में ज्यादा उत्पादन, ठीक है। अतः स्पष्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होने की दिशा में 2 इकाई शराब और 2 इकाई कपड़ा केवल 40 श्रमिकों द्वारा उत्पादित किया जाएगा, ठीक है। जबकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अभाव में इतनी ही वस्तु उत्पादित करने के लिए 60 श्रमिकों की लाभ है, और इसी लाभ के कारण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उत्पन्न होता है, ठीक है। यही जो लाभ हमें प्राप्त हो रहा है, इसी वजह से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करते हैं हम लोग, ठीक है। इसी प्रकार पूर्ण लागत अंतर की स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या करता है, होने लगता है, मतलब आगे बढ़ने लगता है। अब इसी को हम उत्पादन संभावना वक्र के द्वारा देख लेते थे, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ठीक है। अब इसमें क्या है, देखिए ये इसका डायग्राम है, ये मतलब शराब की इकाई है 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ कपड़े की है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि अगर 2 इकाई कपड़े को आधार बनाया गया है, इन्होंने 2 इकाई कपड़े को क्या बनाया गया, आधार बनाया गया, ठीक है। चित्र में ए बी क्या है, ब्राजील रेखा, और ए सी ए बी मतलब ये है ए बी ब्राजील रेखा है, और ए सी क्या है, अमेरिका की रेखा है, उत्पादन संभावना रेखा है, ठीक है। बी सी उस अतिरेक रेखा को मतलब बी सी ये वाला बी और सी उस अतिरेक रेखा को प्रदर्शित कर रहा है जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में होने वाली दशा में अमेरिका व ब्राजील को प्राप्त होगा, ठीक है। कहने का मतलब है कि इसके स्पष्टीकरण में यही है कि मतलब देखिए यहाँ से 5 इकाई अमेरिका जब 5 इकाई शराब का उत्पादन करेगा तो 2 इकाई कपड़े का होगा, ठीक है। और ब्राजील जब 5 इकाई करेगा तो उसका उत्पादन 10 हो जाएगा, ठीक है। मतलब जो मैंने आपको बताया कि दोनों को मतलब वही चीज उत्पादित करनी चाहिए जिनमें उनको अधिक लाभ प्राप्त होगा, ठीक है। अर्थात यहीं से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उत्पन्न होता है। बी और सी के बीच कोई भी विनिमय दर दोनों के लिए लाभदायक होगी। चित्र में उत्पादन संभावना रेखा एक सीधी रेखा है, इसकी इस मान्यता के आधार पर खींची गई है कि उत्पादन लागत समता नियम के अधीन होती है, ठीक है। ये आपने पढ़ रखा है, ठीक है। और इसका हम ये हमारा सिद्धांत यहाँ पे फिनिश होता है, ठीक है। अब हम इसका क्या करते हैं, एक आलोचनात्मक मूल्यांकन देख लेते हैं। आलोचनात्मक मूल्यांकन का मतलब होता है जो भी इसमें गलतियां होती हैं उसके द्वारा हम मूल्यांकन करते हैं, ठीक है। तो व्यवहारिक दृष्टि से यह सिद्धांत स्पष्ट व विश्वसनीय नहीं है, क्योंकि देखिए नंबर 1 क्या है,
मूल के श्रम सिद्धांत की मान्यता दोषपूर्ण है। ठीक है, जो मूल का श्रम सिद्धांत है उसकी मान्यता क्या है, दोषपूर्ण है। यह सिद्धांत पूर्ण रोजगार व स्वतंत्र व्यापार की अवास्तविक मान्यता पर आधारित है। इस सिद्धांत में पूर्ण रोजगार की स्थिति बताई गई है और स्वतंत्र व्यापार, और कभी भी रोजगार पूर्ण नहीं होता और व्यापार स्वतंत्र नहीं होता हमेशा। ठीक है, बहुत सारी बाउंडेशन होती है, ये क्या है, सब अवास्तविक है। पिछड़े हुए देशों के संबंध में हो सकता है कि किसी वस्तु का उत्पादन में श्रेष्ठ ना हो। अब पिछड़े हुए देशों में वो किसी भी उत्पादन में श्रेष्ठ भी नहीं हो सकता है, मतलब वो किसी में भी स्पेशल उत्पादन नहीं कर सकता। कुछ देश ऐसे भी हैं जिनको सब कुछ आयात करना पड़ता है। ठीक है, तो उनके बारे में कुछ नहीं बताया। तो वास्तव में एडम स्मिथ ने विदेशी व्यापार के कारणों तथा उसकी शर्तों को निर्धारित करने वाले तत्वों की कोई विस्तृत और संतोषजनक व्याख्या प्रस्तुत नहीं की है। ठीक है, स्मिथ ने केवल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधार को ही प्रस्तुत किया है, जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम विभाजन के कारण होने वाला लाभ।